वक्त तक चुपचाप रोते रहे। कुछ देर बाद उसने खुद को ऋषभ से दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हो गया, आप अब ज़्यादा परेशान मत होइए। क्या हाल कर लिया है अपना? अभी मंजीत सर को होश आ गया तो आपको ऐसे देखकर उन्हें अच्छा लगेगा क्या? ऋषभ ने खुद को संभाला। उसने भी सुनी के आंसू पोंछे। तुम क्यों रो रही हो? सुनी अनायास ही बोल पड़ी, आपको तकलीफ में देख आंसू खुद ब खुद निकल आए। हम आपको इस तरह नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं होता हमसे, क्योंकि हम। कहते हुए सुनी ने जब ऋषभ को खुद को खामोश सा देखते पाया तो अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोले जा रही थी। ऋषभ जो एक उम्मीद से सुनी को देख रहा था, उसे अचानक खामोश होते देख बोला, क्योंकि तुम क्या? रुक क्यों गई? सुनी हड़बड़ा कर बोली, क्योंकि हम दोस्त हैं और फिर मंजी सर को भी हम अच्छे से जानते हैं। वो कोई अनजान थोड़ी ही है हमारे लिए। हमें भी उनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। ऋषभ मन ही मन खुद की बेवकूफ़ी पर नाराज हो दिया कि सब कुछ जानने पर भी वह क्यों कोई उम्मीद लगा रहा है। तभी उसे याद आया कि वह तेज से क्या बोल गया है। उसने सुनी की तरफ देखा कि कहीं उसने ऋषभ की बात पर गौर तो नहीं किया। उसने पाया कि वह फिक्रमंद सी उसे देख रही थी। सुनी को देख लग तो नहीं रहा था कि उसने ऋषभ की कही बात पर गौर किया हो। ऋषभ ने सोचा कि इससे पहले तेज को याद आए और ये मुझसे सवाल जवाब करे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वह वहाँ से जाने लगा कि सुनी ने उसे रोका। अब तो बैंडेज वगैरह करवा लीजिए, क्योंकि मंजी सर को तो देख लिया ना आपने। जिद हो गई ना आपकी पूरी? ऋषभ, नहीं, पहले मंजी ठीक हो जाए तभी करवाऊंगा। सुनी यह सुन थोड़ा नाराज हो गई, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि मैं देखूंगा मंजीत को। ऋषभ, तो अब बोल रहा हूँ, फिलहाल मैं बहस करने की हालत में नहीं हूँ। सुनी, लेकिन ये गलत है, बस 5 मिनट ही तो। ऋषभ उसकी बात अनसुनी कर वहां से चला गया। सुनी नाराज हो उसे जाते हुए देखने लगी। कुछ ही पलों में राशि वहां आई। उसने जब सुनी को ऐसे देखा तो उसके पास आ खड़ी हुई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सुनी, कुछ भी तो ठीक नहीं है। यहाँ मंजी सर की ये हालत है तो वहाँ ऋषभ सर भी बहुत परेशान हैं। कैसे संभालें उन्हें? अगर इस वक्त उनका कोई दोस्त साथ होता तो वो संभाल लेते, लेकिन ऐसा भी तो कुछ नहीं है। राशि, तू भी तो दोस्त है सर की, तू संभाल ले। सुनी, नहीं यार, हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ वक्त पहले उन्हें संभालने के चक्कर में हम ही रो पड़े। बहुत दुखी हैं वो। कह रहे थे कि। सुनी को अब याद आया कि ऋषभ सर ने उसके लिए क्या कहा था। वह सोच में पड़ गई कि सर ने कहा कि उन्होंने हमें पाने से पहले ही खो दिया, पर हमें कब खो दिया सर ने? इन्होंने ऐसा क्यों कहा? राशि ने जब सुनी को सोच में डूबे देखा तो बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गई? क्या बोला सर ने? सुनी ने उसे बताया कि ऋषभ ने उसके लिए क्या कहा। राशि, तो तुझे क्या लगता है? सुनी, हमें तो उनकी बात का मतलब ही समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते थे। राशि को अब शरारत सूझी। भोली चिड़िया, तू इतना क्यों सोच रही है? सीधा जाकर पूछ लेना सर से कि आखिर उनकी बात का मतलब क्या है। सुनी, हाँ, यह तुमने सही कहा, हम सर से ही पूछेंगे अगली बार मिलने पर। अगर आप यह किसी और चैनल ऋषभ अब सुनी से दूर घूम रहा था कि कहीं सुनी को बात याद ना आ जाए। सुनी भी नोटिस कर रही थी उसकी हरकत को, लेकिन वह इस वक्त उसे लड़ना नहीं चाहती थी। वह जब भी ऋषभ की तरफ बढ़ने की कोशिश करती, वह वहां से निकल जाता। ऋषभ सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ से जाती क्यों नहीं, मुझे मंजीत के पास जाना है। कुछ देर बाद सुनी वहां से चली गई। मंजीत की कंडीशन पर नजर रखने के लिए वहां सुनी के साथ एक नर्स को छोड़ा गया था। ऋषभ वहां आया तो नर्स ने उसे रोकना चाहा, लेकिन ऋषभ ने भी उसे जता दिया कि वह यहाँ से जाने वाला नहीं है। वह वहां मंजीत से थोड़ी दूर जा बैठा। कुछ देर बाद सुनी वहां आई। उसने ऋषभ को बैठे देखा, जो मंजीत की तरफ देख रहा था। उसने नर्स को वहां से जाने के लिए बोल दिया। वह ऋषभ के सामने खड़ी हो गई। अब तो ड्रेसिंग करवा लीजिए। ऋषभ ने सुनी की ओर देखा। मैंने कहा ना कि जब तक मंजीत सही नहीं हो जाएगा तब तक नहीं करवाऊंगा। सुनी, आप बेवजह जिद कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी नहीं सुनने वाले। ऋषभ गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने? सुनी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। धीरे बोलिए। ऋषभ मंजीत की तरफ देख शांत हो गया।
सुनी भी खुद धीरे से बोलने लगी। किस बात का गुस्सा है आपको? यहाँ अपने दोस्त की ये हालत है, लेकिन आपको अभी भी गुस्सा करना है? हमेशा अपने मन की करना ज़रूरी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने ड्रेसिंग नहीं करवाई तो मंजीत सर सही हो जाएंगे? नहीं ना, फिर क्या मतलब बनता है इस चीज़ का? सुनी ने जब पूरे हक से उसे यह बात कही तो ऋषभ चुप हो गया। सुनी, हाँ, थोड़ी देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहिए ताकि हम आराम से अपना काम कर सकें। उसने वहीं पहले से ही लाकर रखे फर्स्ट एड किट से ऋषभ की ड्रेसिंग शुरू कर दी। उसने देखा कि वह एकदम चुप है। सुनी, हम जानते हैं कि आप हमारे सीनियर हो, लेकिन हम दोस्त भी हैं ना। आप पर थोड़ा सा ही सही, लेकिन हक तो है ना हमारा, और उसी हक से हम आपको डांट भी सकते हैं, इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानिए। क्या करें, आपने हमें कब से प्यार से समझा रहे हैं कि ड्रेसिंग करवा लीजिए, पर आप सुनते ही नहीं हैं। बच्चों की तरह मुंह बनाए कभी इधर तो कभी उधर घूम रहे हैं। आपको भी तो सोचना चाहिए ना। और आखिर कब तक घूमेंगे हम आपके पीछे ऐसे? चलिए मान लिया कि हम तो घूम लेते हैं आपके पीछे, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो ज़रूरी तो नहीं कि निशा भी ऐसे ही घूमेगी आपके आगे पीछे। ऋषभ अभी भी मंजीत की तरफ देख रहा था। सुनी उदास सी बोली, मंजीत सर को ऐसे देख आपको तकलीफ हो रही है तो आप बाहर बैठ जाइए। देखिए, हम समझ सकते हैं कि मंजीत सर आपके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन खुद को इस तरह परेशान करना भी सही नहीं। ऋषभ, भाई है मेरा ये, मुझे फिक्र है इसकी, और मैं ऐसा ही हूँ। किसी को अपने पीछे घुमाने का शौक नहीं है मुझे। सुनी, पर आप ये भी तो सोचिए कि बहुत खास हैं आप हमारे लिए, हमें भी फिक्र है आपकी। पल भर के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दूसरी तरफ देखने लगे। ड्रेसिंग करती सुनी सोचने लगी कि मौका अच्छा है और आसपास कोई है भी नहीं। अब पूछ लेती हूँ सर से उनकी बात का मतलब। वह थोड़ा प्यार से बोली, ऋषभ सर। ऋषभ, सुनी, आपने अभी कुछ देर पहले ऐसा क्यों कहा कि आप हमें पाने से पहले खो चुके हैं? हम तो आपके पास ही हैं, फिर कैसे खो दिया आपने? मंजीत की तरफ देख रहे ऋषभ ने जब यह सुना तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह असहज हो गया। उसने सुनी की तरफ देखा तो उसकी नजरें अब उसे ही देख रही थी, जो ऋषभ से अपने सवाल का जवाब पाना चाहती थी। ऋषभ यह देख दूसरी तरफ देखने लगा। वह सुनी का सामना नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं सुनी उसके दिल का हाल जानने के बाद उससे दूर ना हो जाए, क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करती है। सुनी ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। हमारी तरफ देखिए, यहाँ हैं हम, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं? आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे? ऋषभ बिना सुनी की तरफ देखे बोला, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं छिपा रहा। सुनी, तो फिर आप ऐसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? बताते क्यों नहीं कि आपकी उस बात का क्या मतलब था? ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और भावशून्य चेहरा बना सुनी की ओर देखा। मैं क्यों नजर चुराने लगा? ये क्या मतलब बोल रही हो? जरूरी तो नहीं कि हर बात का कुछ ना कुछ मतलब ही हो। कई बार जुबान फिसल जाती है इंसान की, उसे भी नहीं पता चल पाता कि उसने क्या कहा। सच कहूँ तो मुझे भी याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा भी है। सुनी, लेकिन आपने कहा था। ऋषभ ने उसकी बात बीच में काट दी। प्लीज़ तेज, मैं इस वक्त पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तो अब कोई सवाल जवाब नहीं। हो सकता है कि टेंशन में मेरे मुंह से निकल गया हो। सुनी, हम नहीं मानते, बताइए ना क्या मतलब था आपका? ऋषभ ने जब देखा कि सुनी तो इस बात के पीछे ही पड़ गई है तो उसने जानबूझकर दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। क्या कह रही थी तुम कि मैं तुम्हें अपने पीछे घुमाता हूँ? मैंने तो नहीं कहा कभी तुमसे कि मेरे पीछे घूमो, और मेरे पीछे घूमकर करोगी भी क्या? मिल गया है ना तुम्हें तुम्हारा प्यार, हो रही है ना शादी उसके साथ, तो उसी के पीछे घूमना। सुनी ऋषभ की बात पर हैरान रह गई कि हमारा ऐसा कौन सा प्यार है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता। वह नाराज सी बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में? ऋषभ गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, बस यही तो बात है कि सच सहन नहीं होता लोगों को। इंसान 2 मिनट सुकून से बैठ भी नहीं सकता। सुनी, ठीक है तो बैठिए सुकून से। वह नाराज सी वहां से निकल गई। उसे जाते देख ऋषभ ने चैन की सांस ली। साहिबा राधा माँ के कमरे में आई तो तीनों सास बहुओं को हंसकर बातें करते देख वापस जाने लगी कि राधा माँ ने उसे पुकारा, साहिबा सोई नहीं अब तक? साहिबा रुक गई। नहीं माँ, नींद नहीं आ रही थी, अंश को सुलाकर आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। राधा माँ,
तो वापस क्यों जा रही हो? यहीं बैठो। राधा माँ और तारा मौली ने उसे बातों में लगा लिया ताकि साहिबा का ध्यान बटा रहे और यह बुरा वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए। हर किसी को इंतजार था तो बस उस काली रात के गुजरने का, जिसका एक एक पल घंटों जैसा गुजर रहा था। सुनी राशि के पास जा बैठी। राशि ने उसे देखा तो उत्साहित होते हुए बोली, मिले क्या ऋषभ सर? सुनी, हाँ मिले। राशि, तूने पूछा उनसे कि उनकी कही बात का मतलब क्या है? सुनी, पूछा। राशि, क्या बोला सर ने? सुनी गुस्से से बोली, बोलते ही तो नहीं है वो, बस लड़वा लो। हम इतना प्यार से पेश आ रहे थे लेकिन वो तो तीखी मिर्ची है पूरी। राशि चौंकी, हुआ क्या है? सुनी ने उसे सब कह सुनाया। राशि यह सुनकर हंसने लगी, यार तू सच में भोली चिड़िया है। सर ने तुझे बातों में उलझा दिया ताकि तू अपना सवाल भूल जाए और उन्हें तुझे जवाब न देना पड़े। उन्होंने जानबूझकर तेरा ध्यान दूसरी तरफ कर दिया और देख, तू अपने सवाल का बिना जवाब लिए वापस आ गई। सुनी सोच में पड़ गई, तभी तो हमारा नाम भोली चिड़िया है। यार हम भी क्या करें, मंजी सर की वजह से हमारा भी दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम अभी फिर से जाकर उनसे पूछ लेते हैं। राशि, हाँ, और इस बार पूछ कर ही आना। सुनी, हाँ, वैसे भी मुझे मंजी सर को देखना है। हमें तो सब सही ही लग रहा है, बस कुछ वक्त और निकल जाए, फिर चैन की सांस लेंगे सभी। वह उठकर वापस से आईसीयू की तरफ चल दी। उधर मंजीत के पास खड़ा ऋषभ नम आंखों से उसे देख रहा था कि तभी उसे सुनी के आने की आहट सुनाई दी। वह परेशान हो बोला, यार ये फिर शुरू न हो जाए। एक तो मंजीत भी परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ ये लड़की। कोई बात मुंह से निकल गई तो बस हाथ धोकर पीछे पड़ जाना है इसे। देख ले मंजीत, कितना तंग कर रही है ये लड़की। वह वापस जाकर अपनी जगह बैठ गया और आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा ताकि सुनी के सवालों से बच सके। सुनी जैसे ही वहां आई तो सबसे पहले ऋषभ की तरफ देखा। उसे सोता समझ वह उदास हो गई, फिर मंजीत की तरफ बढ़ गई। उसने मंजीत की कंडीशन को ऑब्जर्व किया। ऋषभ चुपके से आंखें खोलकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद सुनी ऋषभ की तरफ आई और उसके सामने खड़ी हो धीरे से बोली, ऋषभ सर। ऋषभ ने कोई हरकत नहीं की। सुनी, ये तो सो गए, अब हम क्या करें? राशि को बोलकर आए थे कि इस बार पक्का पता करके आएंगे सवाल का जवाब। ऋषभ सोचने लगा, तो ये आग उस लेडी कांडी ने लगाई है। तभी तो मैं सोच रहा था कि मेरी मासूम सी सुनी ऐसा कैसे कर सकती है। सुनी अब काफ़ी देर तक मंजीत के पास बैठी रही और उसकी हालत पर बराबर नज़र बनाए रही। फिर वह उठकर ऋषभ के पास आ बैठी और उसे देखने लगी। अच्छा हुआ कि ये भी सो गए, वरना खुद भी परेशान होते और बाकियों को भी करते। वह उसके बगल में बैठ गई और टाइम देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। वह भी काफ़ी थक चुकी थी। उसने ऋषभ की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उसने अपना सिर ऋषभ के कंधे पर रख दिया और उसका हाथ पकड़ बैठ गई। वह मुस्कुरा उठी थी। ऋषभ उसकी इस हरकत पर हैरान था। वह आंखें खोलकर उसे देखने लगा। पागल लड़की, कुछ देर पहले तो लड़ रही थी और अब ऐसे मेरे ही कंधे पर सिर रखकर लेटी है। मतलब लड़ना भी मुझसे है, रूठना भी मुझसे और कंधे पर सिर रखकर लेटना भी मेरे ही है, लेकिन प्यार किसी और से करना है, ये भी मुझसे ही कर लेती। इसने यकीन भी कैसे कर लिया कि मैं सो रहा हूँ? जिसका भाई उसकी आंखों के सामने ऐसी हालत में हो, उसे भला नींद आ भी कैसे सकती है? कुछ वक्त बाद सुनी ने अपना सिर ऋषभ के कंधे पर थोड़ा ढंग से रखना चाहा, लेकिन ऋषभ को उसकी हलचल से लगा कि वह अब उठकर जाने वाली है, तो उसे रोकने के लिए ऋषभ ने जल्दी से अपना सिर उसके सिर पर टिका दिया ताकि सुनी वहां से हटे ना। सुनी ने जब यह महसूस किया तो मुस्कुरा उठी। अब ऋषभ के चेहरे पर भी मुस्कान थी कि जिंदगी भर के लिए ना सही, कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सुनी को उसने अपने पास तो रोक लिया। दोनों चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे। सुनी को अब नींद आ गई, लेकिन ऋषभ जागता रहा। तकरीबन 5 बजे कबीर और देव अपनी टीम के साथ जंगल से बाहर निकल कैंप की तरफ रवाना हो गए। दोनों जल्द से जल्द काम खत्म कर बेस पहुंचना चाहते थे और मंजीत जय को एक बार खुद से देखना चाहते थे। उधर सुनी नींद से जागी। उसने फटाफट से अपना सिर ऋषभ के कंधे से हटाया तो देखा ऋषभ जाग रहा है। सुनी यह देख हड़बड़ा गई और उठकर दूर जा खड़ी हुई। ऋषभ उसे सुनाते हुए बोला, लोगों को मेरा कंधा पब्लिक प्रॉपर्टी लगता है कि आए और इस्तेमाल कर लिया। वह उठकर बाहर चला गया। सुनी ने राहत की सांस ली
कि ऋषभ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कबीर और देव कैंप पहुंच अपना काम खत्म कर बेस के लिए निकलने ही वाले थे कि सीओ सर ने कबीर को किसी काम से रोक लिया। यह जानकर देव नाराज हो बोला कि वह भी नहीं जा रहा बेस, उसे ऐसे अकेले छोड़कर। लेकिन कबीर ने उसे समझाया और दोपहर तक आने का वादा किया। तब देव बेस के लिए निकल गया। कबीर ने कैंप से ही फ़ोन कर ऋषभ को बता दिया कि देव आ रहा है। 2 घंटे बाद ऋषभ जय के पास पहुंचा। उसे होश आ चुका था। माही किसी काम से बाहर गई थी। ऋषभ, कैसा है तू? जय, ठीक हूँ। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उदास हो गया। ऋषभ, क्या हुआ? जय, मुझे लगता है सिर्फ आपको ही मुझसे प्यार है, बाकी कोई तो देखने भी नहीं आया। ऋषभ ने उसे बताया कि देव कैंप से निकल चुका है और दोपहर तक कबीर भी आ जाएगा। जय, और मंजीत सर कहाँ हैं? पहले तो ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जय के बार बार पूछे जाने पर उसने उसे सब कुछ कह सुनाया। जय सुनकर बहुत उदास हो गया कि तभी सुनी वहाँ आई और बताया कि मंजीत सर अब खतरे से बाहर हैं, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनकर ऋषभ और जय के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषभ जल्दी से मंजीत से मिलने को कमरे से बाहर निकल गया कि सामने से देव आता दिखा। पीछे से वहां सुनी भी आ गई। ऋषभ ने जल्दी से आगे बढ़ देव को गले लगा लिया और उसे खुशखबरी सुनाई। देव भी बहुत खुश हो गया। सुनी दोस्तों को यूं देख मुस्कुराने लगी। दोनों और सुनी मंजीत के पास पहुंचे। वहां राशि पहले से ही मौजूद थी। कुछ वक्त मंजीत के पास रहने के बाद दोनों दोस्त बाहर निकले और कबीर को भी मंजीत की सलामती की खबर दी। कबीर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। थोड़े समय बाद मंजीत को होश आ गया तो राशि, देव और ऋषभ को अपने साथ ले गई। ऋषभ और देव उसे देख मुस्कुराने लगे। देव, कैसा है मंजीत? तूने तो जान ही निकाल दी यार। ऋषभ, दोबारा ऐसा नहीं करना। दोनों बार बार मंजीत से बात कर रहे थे, उसका हाल पूछ रहे थे, लेकिन मंजीत चुपचाप उन्हें देख रहा था। वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। यह देख सब परेशान हो गए। राशि सुनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी मंजीत का यह हाल क्यों है। देव वहां से बाहर निकला और कैंप फोन किया। कबीर देव के बोलने से पहले ही बोल पड़ा, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से देव की खामोशी सुनकर उसका दिल बैठ गया। क्या बात है देव, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब ठीक है ना? देव, मंजीत का कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कब से उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रहा। तू जल्दी आ जा बस। कबीर पहले तो चुप लगा गया। उसे बहुत चिंता होने लगी मंजीत की। उसने जल्दी आने को बोल दिया और फोन रख दिया। वह कुछ देर तो परेशान सा घूमता रहा। फिर उसने सुनी को फ़ोन किया और उससे मंजीत की कंडीशन के बारे में पूछा कि कहीं उसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। सुनी वो बस चुपचाप लेटे हुए सभी को देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। लगता है दर्द ज़्यादा है। कबीर, तुम एक काम करो, जाकर उसे बोलो कि मुझे बात करनी है उससे। सुनी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन मंजीत सर ऐसे कैसे? कबीर, तुम उसके पास इस फ़ोन को रख देना और स्पीकर ऑन कर देना। सुनी अंदर आई और मंजीत के पास फ़ोन रख दिया। ऋषभ, देव और राशि उसे देखने लगे कि वो कर क्या रही है। कबीर ने सख्त आवाज़ में मंजीत को पुकारा, मंजीते, क्या हुआ? तू बोलता क्यों नहीं? मंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी वो खामोशी कबीर के अंदर उमड़ रहे सैलाब को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, जिसे वो कल से खुद में समेटे घूम रहा था। उसने खुद को संभाला। मंजीते, तू सुन रहा है ना? मंजीत अभी भी चुप रहा। ऋषभ, सुनी, राशि, माही और देव नम आंखों से यह सब देख रहे थे। कबीर का गला रुंध गया। वह एक बार और बोला, यार मंजीते, अपने कबीर को भी जवाब नहीं देगा तू? मंजीत एकदम शांत रहा। कबीर बुरी तरह हताश हो गया कि पता नहीं मंजीत क्यों नहीं बोल रहा। वह फ़ोन रखने को हुआ कि मंजीत की हल्की सी दर्द भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, ओए मेरे कबीरे, खबरदार जो रोया तो। उसकी आवाज़ सुन कबीर के साथ साथ सबकी जान में जान आ गई। कबीर नम आंखों से बोला, कब से पुकार रहा हूँ, तब क्यों जवाब नहीं दिया? मंजीत, क्योंकि गुस्सा हूं मैं तुझसे। अगर बोल जाता तो तुझे कैसे पता चलता मेरी नाराजगी का? कबीर, अब क्या किया मैंने? मंजीत,
इतना ही मंजीते का कबीरे है तो अब तक यहाँ आया क्यों नहीं मेरे पास? पता चल गया है मुझे कि तू इस देव को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, तो इसलिए नहीं बोल रहा था मैं गुस्से में। मंजीत की बात सुन कबीर जोर से हंस पड़ा। उसके साथ साथ बाकी सभी हंसने लगे। मंजीत हल्के से हंसा। सीने में दर्द हो रहा है यारो, मुझे हंसाओ नहीं। कबीर हंसते हुए बोला, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, आ रहा हूं मैं। वह अब हंसते हुए रोने लगा। आखिरकार उसके अंदर छुपा दर्द और मंजीत को खोने का डर बाहर निकल ही आया। दोस्तों को पता ना चले इसलिए उसने फ़ोन रख दिया और वहीं बैठकर रोने लगा।